फिलहाल 2 ही करेंगे आज। तो हैजार्ड्स क्या क्या हैं, जैसे हैजार्ड्स मोबाइल वर्क इक्विपमेंट से हैजार्ड एंड उसके कंट्रोल क्या है। हैजार्ड्स मतलब अभी जैसे मोबाइल मोबाइल वर्क इक्विपमेंट मतलब इन द सेंस ये कहना चाह रहा है कि लाइक अपना फॉकलिफ्ट हो गया, फॉकलिफ्ट टाइप के बारे में ये बेसिकली इसने बात किया है इस पूरे बुक में। और इसके कंट्रोल के बारे में कि फिर उनका कंट्रोल मेथड क्या है, जो टोड है, जो अटैच्ड है, जो कंट्रोल्ड है, जो रिमोटली कंट्रोल्ड है, और इन सब के काउंटर बैलेंस में। ठीक है, इनके तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ऊपर से, शायद आपको इसमें ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा। द एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट सेल्फ propelled, towed, attached, pedestrian controlled and remotely controlled. To include the lift truck, counterbalance, reach, rough terrain, telescopic materials handlers and side load trucks, pedestrian control trucks, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स एंड वर्क्स व्हीकल्स। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ मोबाइल इक्विपमेंट से। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है सेल्फ प्रोपेल्ड। अब सेल्फ प्रोपेल्ड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे या मैं खुद बताऊँ? चलो मैं ही बताता हूँ पहले, फिर बाद में से बात करेंगे। द सेल्फ प्रोपेल्ड वर्क इक्विपमेंट इज वर्क इक्विपमेंट विच इज प्रोपेल्ड बाय इट्स ओन मोटर। ठीक है, जिसके जिसके ऊपर खुद, जैसे कि देखो मैंने फोटो लगा रखी है सेल्फ प्रोपेल्ड की, सब लोग यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो व्हीकल है अपना, तुम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको यार, नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं इसको यार? बैकोई बैकोई। और क्या बताएगा यार, क्या बोलते हैं इसको यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। एस्कावेटर बोल सकते हैं इसको। चलो ठीक है, एस्कावेटर, बैकहोई और जो भी डिफरेंट टाइप्स के नाम है इसके, ठीक है। उसमें क्या कहता है, मोटर और मैकेनिज्म में भी पावर्ड बाय द इंजीनियरिंग जनरेटर ऑन द मोबाइल वर्क इक्विपमेंट इटसेल्फ। अब ये तो हो गया सेल्फ प्रोपेल्ड। अब टोड क्या होता है, टोड व्हीकल्स कौन से होते हैं, टोड टोड मोबाइल वर्क इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं? तुमने कभी वो ये देखा है ट्रेलर? ट्रेलर देखा, ट्रेलर? हाँ हाँ, तो ट्रेलर देखा, ट्रेलर में क्या होता है, ट्रेलर के बाद क्या है। अब देखो, टोड और अटैच में बहुत डिफरेंस होता है। एक टाइप अटैच भी है और एक टोड भी है। अब टोड में क्या है, देखो, द टोड मोबाइल वर्क इक्विपमेंट इंक्लूड्स द वर्क इक्विपमेंट सच एज अ टोड मशीन्स एंड ट्रेलर्स विच इज primarily self supporting on the, for example, their own wheels. They may have moving parts which are powered by the vehicles. ठीक है, उनके पास मूविंग पार्ट्स है, बट वो किससे, एक किसी मोटर से या अलग से जो लगाया हुआ ट्रॉली है उससे वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी गाड़ी को टो करके लेके जाते हैं ना यार, उस गाड़ी के बाद अपने आप चलने के लिए है, लेकिन फिलहाल वो काम नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग किसी चीज से टो कर ले जाता, तो वो होता है टोप्ड व्हीकल्स। अब अटैच्ड क्या होता है? हाँ, शंटर बोल सकते हो। हाँ, शंटर भी बोल सकते हो, शंटर भी बोल सकते हो। अब देखो, ये अटैच्ड क्या होता है, अटैच्ड अटैचमेंट ऑफ वर्क इक्विपमेंट विच में बी माउंटेड ऑन द सेल्फ प्रोपेल्ड मोबाइल वर्क इक्विपमेंट अल्टर इज स्टैटस। अब कैसा, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कुछ कुछ फॉकलिफ्ट ऐसे होते हैं ना, जिसको हम लोग उसका लिफ्टिंग कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं और डिपेंड ऑन द देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, या उसका हम लोग जैसे मान लो उसका हमने लिफ्टिंग की जगह पे उसको हमने ये बना दिया, धक्का धक्का देने वाला बना दिया, तो वो डिपेंड करता है कि आप उसका जो सेफ्टी का मेजर्स है उस पे लेके रखना। देखो, अटैचमेंट और वर्क इक्विपमेंट विच में बी माउंटेड ऑन द सेल्फ प्रोपेल्ड मोबाइल वर्क इक्विपमेंट एंड टू अल्टर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। For example, a load rotator fitted to the forklift truck will alter its load handling capabilities and may alter its safety characteristics. देखा, तो ये भी वही चीज कह रहा है। अब पेडेस्ट्रियन कंट्रोल क्या होता है, पेडेस्ट्रियन कंट्रोल मोबाइल वर्क इक्विपमेंट इज ऑपरेटेड बाय द पर्सन ऑन फुट यूजिंग द कंट्रोल विच आर फिजिकल। अब जो जो अपने पाँव से, जैसे बहुत सारे अपना फॉकलिफ्ट होते हैं जो अपने पाँव से चलते हैं, तो उनको हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन कंट्रोल्ड। अब रिमोटली कंट्रोल तो बताना नहीं है किसी को, रिमोटली कंट्रोल क्या होता है, जो भी इक्विपमेंट, जो भी अपना मोबाइल वर्क इक्विपमेंट अपने रिमोट से चले, या उसको उसमें आदमी जाना जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली अपने पास एक क्या बोलते हैं, इम्यूलेटर हो और उससे हम लोग उसको कंट्रोल कर लें। दैट इज अ रिमोटली कंट्रोल। इसमें लिखा भी है, देखो, बाय रेडियो कंट्रोल एग्जांपल इंक्लूड द रिमोट कंट्रोल बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स एंड रिमोट कंट्रोल्ड डेमोलिशन रोबोट्स। तो ये हो गए कुछ। हम इसके बारे में एक वीडियो है, थोड़ा देख लेते हैं, शायद तो और क्लियर हो जाए तुम लोग को। चल जा भाई। आवाज आ रही है? हाँ सर।
आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ, आ रही है सर। इसने क्या किया? और तो आपने ये वीडियो देख लिया, ठीक है। तो ये कुछ टाइप ऑफ फॉकलिफ्ट के थे। इसने क्या किया था, कुछ उसको टाइप में डिवाइड किया था, जैसे काउंटर मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 7 तक उसने डिवाइड किया है। मैं डिफरेंट डिफरेंट गूगल पे तो हर किसी को कोई कंपनी वो बना रही है तो उसने अपना अपना दिखाया। ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिफ्ट ट्रक्स के बारे में। The transport of materials is an essential feature of many workplace operations, and the lift truck provides in industrial bus materials in additional vehicles. अब देखो इसमें क्या है ना, टाइप लिफ्ट में बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि काउंटर बैलेंस है, रीच है, रफ ट्रेन है, और भी 2-3 है। तो हम पहले बात करें काउंटर बैलेंस की। काउंटर बैलेंस क्या होता है? उसके पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप एक वीडियो देख लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। Hello friends. Welcome on our channel Forklift Tech Tutorials. Today we discuss about the various types of forklift use in various industries. Now let's start the video. Manual pallet trucks. A manual pallet truck is the simplest and cheapest type. It is composed of a steel machine with a hydraulic pump and is operated by pumping the handle up and down. The manual pallet truck is worked by the operator by positioning the two अच्छा, ये सब लोग ने देख रखा है कि नहीं, अपने स्टोर में या कहीं भी देखा है। हाँ हैंड देखा है ना? पैलेट। हैंड पैलेट ट्रॉली। forks under the pallet to be moved, raising it off the floor through the jack. It is then steered with the handle to take the load to its desired destination. Power pallet trucks. An electric version of the popular pallet jack, also known as a pump truck. These machines help you maneuver pallets or other heavy goods quickly and easily within a warehouse and can lift up to 150 millimeters off the ground. Four-wheel counterbalance forklift. The most common forklift on the market. They are straightforward forklifts with dual forks in the front and used to lift heavy loads. All three fuel types, being electric, diesel and LP gas, come in the four-wheel option. Capacities vary from 1.5 to 25 tons pending on the fuel type, with mass as high as 7 m. Three-wheel electric counterbalance. Exactly the same as four-wheel counterbalance forklifts, but the back wheels are closer together in the center of the frame for improved turning ability. Used primarily where space constraints are a factor, like the narrow aisle warehouses. Ideal for 3.2 m, 3.5 m aisles. Reach trucks. Industrial reach forklift trucks are renowned for their extended lift height, making them ideal in any warehousing situation with high-rise storage pallet racking. Reach trucks built to lift loads up to heights of 13 m. These machines allow warehouses to use very high aisle setups and ultimately save space with narrow spacing between aisles. You can choose between a stand-on and sit-on reach truck. The reach अभी ये जो बता रहा है वो रीच ट्रक क्या होता है, ध्यान सुनना कि रीच ट्रक क्या होता है क्या नहीं। truck capacities vary from 0.9 tons, 3.0 tons. Reach trucks can only be used indoors and must work on clean flat surfaces. Stackers.
Stackers are like power pallet trucks but with a mast allowing the ability to lift pallets to a maximum height of 5.4 m. They are also known for their ease of use. This product is great to use in small our warehouses. Order pickers. Order pickers are designed for hand picking rather than moving full pallets. They allow personnel to quickly and efficiently pick orders in a warehouse. The basic model will lift the platform to the second row of racking, 1-2 m. High-level order pickers can elevate the worker to a picking height of 11.5 m, allowing them to reach products stored in higher positions. Side loader forklift. A subtype of the warehouse forklift, side loaders are usually found in steel service centers and manufacturing facilities with heavy and bulky items. The operator stands in a sideways compartment and the side loader unloads objects on its side. Due to its sideways operation, side load forklifts can easily drive up alongside racks and load and unload without having to turn. This makes them suitable for navigating narrow aisles and handling long loads like timber and pipes. Articulated forklift. Articulated forklifts allow for very narrow aisles, 1.5-2 m wide. This is because they do not have to right angle stack as the mast can articulate into either side of the racking. Rough terrain. Rough terrain forklifts are built to operate in rough uneven conditions such as gravel, sand, and even muddy surfaces. The main difference between the conventional forklift and a rough terrain forklift is that the latter has a suspension. चलो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, बाकी मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूंगा. The counterbalance lifter क्या होता है? Counterbalance, the mass of the counterbalance lifter acts as a counterweight so that the load can be lifted out the moved without a truck tripping. अच्छा, किसी ने counterbalance कहीं देखा है? कहीं लगे हुए किसी चीज पे? क्रेन. हाँ टावर सर, क्रेन पे पे देखा देखा है. क्रेन में और कहाँ देखा है? टावर क्रेन पे देखा है और कहाँ देखा है? ग्लोबल क्रेन पे सर, ये फोर्कलिफ्ट वाली पे, सॉरी क्या नाम है, सराहना पे. फराना पे सब लोगों ने देख रखा है ना, तो वो उसी टाइप का लिफ्ट ट्रक होता है. ठीक है, अब रीच क्या होता है? द व्हेन टू फोर्क ऑफ फोर्क्स आर एक्सटेंडेड. फोर्क्स क्या होता है वैसे, क्या बताएगा? ये फोर्क्स लिखा हुआ है रीच में, फोर्क्स का मतलब क्या होता है? FORK, फोर्क, काटा काटा. कांटा टाइप, राइट. हमने जो चम्मच करते ना, काटे वो तीस. हेलो. जब वो फोर्क, हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी तेरे को? हेलो ठीक है सर. हेलो हेलो, हाँ ठीक है सर. हेलो. आ रही ना आवाज? हाँ, बोला कर बीच बीच में ऐसा कुछ ना कुछ यार. ठीक है. When the forks are extended and each truck behaves in a similar manner as to the counterbalance truck, it is less likely to trip over when the forks are in. ठीक है. अब रफ ट्रेन क्या था? रफ टेरेन किसी ने सुना था पहले वर्ड? इसके पहले सुना होगा, सुनीलाल ने सुना होगा रफ ट्रेन क्या होता है. अकबर बता रहा था. अकबर, रफ ट्रेन, क्रेन, रफ टेरेन सुना नहीं सुना? तो चलो ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे. These trucks are designed to operate on uneven surface, such as those encountered on the construction sites. However, the care to neatly on the rough terrain grounds as the bouncing can cause the less loss of control. अच्छा, किसी ने अपनी पुरानी मैनलिफ्ट देखी थी? जो पुरानी मैनलिफ्ट थी, जो पवन शुक्ला चला रहा था, जिसको ब्लू वाली. टायर माउंटेड है. हाँ, उसमें कभी किसी ने ध्यान दिया था कि वो अनइवन ग्राउंड पे भी चलती थी, लेकिन आवाज करती थी? जैसे तुम्हारा उसका ग्राउंड अगर अनइवन सर्फेस होता था तो आवाज करती थी. चलो हम इसके बारे में आगे बात करते हैं. टेलीस्कोपिक मटेरियल हैंडलर्स होता है इसका टाइप. इसमें मैंने फोटो लगा रखी जितनी की मुझे मिली, जितनी की उस किताब में भी थी. These trucks are usually suitable for use in rough terrain and consist of the four-wheeled vehicles with telescopic boom that can be inclined from the horizontal to near vertical. Okay. अब साइड लोडिंग ट्रक क्या होता है? This is from the truck were commonly found the timber yards.
और साइड लोडिंग ट्रक में टिम्बर यार्ड्स में क्या होता है कि टिम्बर जो होते हैं ना वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो उनको कैरी करने के लिए क्या करता है अपने साइड्स में कैरी करता है, तो वो होते हैं साइड लोडिंग ट्रक्स। पेडेस्ट्रियन कंट्रोल्ड के बारे में पहले बताया था कि जो कंट्रोल होता है पाँव से, दीज आर ऑपरेटेड बाय द पेडेस्ट्रियन वाया द कंट्रोल हैंडल। ऑपरेटर शुड हैव ऑलवेज फेस द डायरेक्शन टू द ट्रैवल और नॉट वॉक बैकवर्ड्स। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा हम और आगे बात करते हैं। अब क्या है हैजार्ड एसोसिएट, मैं इसमें डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूँ और ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली हम इतना कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं करते साइट्स पे, और वहाँ पे किताब में ज़्यादा इसने बात नहीं किया है। सिंपली टाइप्स के बारे में बात किया है कि ये कौन से टाइप्स हैं, क्या क्या है, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें डीप्स में गया नहीं हूँ। किसी क्वेश्चंस रहेंगे तो क्लियर कर लेंगे। अब एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स क्या होता है, किसी को पता है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स क्या होता है? हाँ, क्या होता है? जो एग्रीकल्चर में यूज होता है और जिसके पीछे सर लगे होते हैं ना कुछ इक्विपमेंट, जैसे कि खेत ये करने के लिए, इवन सरफेस करने के लिए कुछ इक्विपमेंट लगे होते हैं, कुछ कचरा वगैरह निकालने के लिए लगे होते हैं, उस टाइप के राइट इक्विपमेंट। राइट, तो वो एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स होते हैं। अब वर्क व्हीकल्स इंक्लूड द एनी व्हीकल दैट आर यूज्ड इन अ वर्क सेटिंग सच एज अ फॉकलिफ्ट ट्रक, कॉम्पैक्ट डंपर्स, ट्रैक्टर और मोबाइल क्रेन्स। देयर कैन also इंक्लूड द कार्स, वैन्स, लार्ज गुड्स व्हीकल्स। ये अपने वर्क व्हीकल्स हो गए। हम इनके जो हैजार्ड्स एसोसिएटेड हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है, इसलिए मैं पहले टॉपिक से क्लियर कर रहा हूँ। हैजार्ड एसोसिएटेड विद द मोबाइल वर्क इक्विपमेंट्स में क्या है, अब उसके बहुत सारे रेंजेस हैं। तो हम पहले बात करते हैं ट्रक में क्या है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ट्रक होता है उसमें क्या होता है, देयर इज अ डेंजर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस while charging the batteries, as well as the manual handling of implications of the changing them. Up cap for gas operated lift trucks, there is a fire and explosion risk, particularly during the changing of the cylinder. Hazard arise from the poor maintenance of the brakes, steering, tires, lights, etc. is the emission of substances while the being used. मतलब एग्जॉस्ट गैसेस। अब ट्रक में याद रखना, तो ट्रक में हैजार्ड्स क्या है, एसोसिएट हैजार्ड क्या है ट्रक से, जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर है, ठीक है। अब ऑपरेटर का हैजार्ड क्या है, ड्राइविंग विद रेज्ड लोड और टू फास्ट एंड द कॉर्नरिंग एट द स्पीड्स कैन कॉज द व्हीकल ओवरटर्न और लूज द लोड। इन एडिशन टू मोबाइल वर्क इक्विपमेंट कैन बी प्रोन द ऑपरेशन अनऑथराइज्ड एंड अनट्रेन्ड पर्सन्स। अब इसमें सबसे पहला आता है एक हैजार्ड जो होता है वो होता है रोल ओवर। रोल ओवर हैजार्ड जो है वो बहुत कॉमन है। अब इसमें रोल ओवर कैसे हो सकता है, क्यों होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। कोई मोबाइल इक्विपमेंट से जो होता है अच्छा किसी को पता है रोल ओवर होता क्या है, पहले ये बताओ। रोल ओवर मतलब क्या है? पलटी का नाम। पलट चक्कर काट जाना, मतलब गिर के घूम जाना। गिर के चक्कर घूम खाना, जाना। पलटी। ठीक है। और कहीं इसमें एक हमारा जो मैकेनिकल के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, बेंडिंग मोशन करके, बैंकिंग का रहता है वो, रेडियस ऑफ जायरेशन वगैरह के कंसेप्ट रहते हैं इसमें। तो बेसिक जो अगर बेसिकली समझना चाहें इसमें, जैसे हम जैसे ही ट्रक को मूव करते हैं तो एक साइड से उसकी स्टेबिलिटी हट जाती है, वो ग्रेविटी वाला फैक्टर काम करना स्टार्ट कर देता है, और राइट जो शार्प टर्न रहती है उससे वो एक साइड अनस्टेबलाइज होके जो उसका स्टेबिलिटी वाला जो मैं कल बात कर रहा था वो हैजार्ड क्रिएट कर लेता है, इसकी वजह से रोल ओवर हो जाता है पूरा का पूरा। ये ऐसा कंसेप्ट रहता है शायद। हाँ, बस यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट पे ये बात करना चाह रहा है कि जो रोल ओवर होता है वो इस थ्रू होता है, ठीक है। अब क्या है इसमें मैं अदर फैक्टर्स क्या इंक्लूड है, अब वो ये होगा कैसे, अनइवन सरफेस से, स्लिपरी ग्राउंड से, एक्सेसिव ग्रेडियंट से, इनऑपरेट स्पीड से, इनकरेक्ट टायर प्रेशर से, सडन चेंज इन डायरेक्शन एक्सेट्रा। मतलब इन सब से क्या होता है कि रोल ओवर हो सकता है। अब मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे कि सडन चेंज इन डायरेक्शन से क्या होता है कि मुझे बाइक चलाना अभी भी नहीं आता, मैं एक बाइक सीख रहा था। तो पल्सर गाड़ी सबको पता होगा, पल्सर 135 थी, और मैं गांव में चला रहा था, नया नया सीखा था मैंने, और रोड से मैं जा रहा था सडनली, और मेरे पीछे मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ था। तो वो मुझे कह रहा था कि, और मैं कदम 60 के स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तो मेरा दोस्त कह रहा था कि एक काम कर, गांव में गाड़ी घुमा ले। मैंने कहा नहीं नहीं यार, मैं मार्केट लेके जाता हूँ, मार्केट में एक बार एक राउंड घूम के आते हैं। तो सडनली गांव में पता ही तुमको स्लोप वाला रोड होता है ऑलमोस्ट हर जगह, तो मेरे गांव में स्लोप वाला रोड था, और मैं उसी वैसे चला रहा था गाड़ी। सडनली मैंने क्या मुझे समझ में आया, मैंने एकदम से मैंने क्या किया, और अपना मैंने ये डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है। जो
सीधा जाने से बदले मैंने इसको राइट मोड़ लिया। जैसे मैंने राइट मोड़ा तो मेरे से बैलेंस ही नहीं हुई वो गाड़ी, और पूरी की पूरी गाड़ी पलटी हो गई। मेरा जो दोस्त था वो एकदम कूद फान के सीधा खेतों में जाके लेट गया और मैं घसड़ बसड़ के चोट लग गई। तो ये एक रोल ओवर का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब ये जो कुछ हज़ार से टॉपिक्स मैंने काउंटर किए हैं इसमें कि क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो होता है कि रोल ओवर, इसके बारे में हमने बात किया। फिर है ओवर टर्निंग। ओवर टर्निंग क्या होता है? कोई बताएगा ओवर टर्निंग क्या होता है? महोदय कोई है कि सब सो गए हैं? हाँ सर, जैसे होता है ना, पहले साइकिल चलाते थे ना जैसे, तो हम टायर को ज्यादा मोड़ देते थे तो उसी व्हीकल में मतलब अपनी साइकिल में अड़ के गिर जाता था, तो उसे ही ओवर टर्निंग कहते हैं सर। जैसे कि मतलब गाड़ी के टर्निंग सर्कल से भी ज्यादा मोड़ने की कोशिश करके स्किड होकर गिर जाना, जो मतलब ओवर टर्निंग हुई, उसे ओवर वो टर्निंग लंबी कहते हैं। टर्निंग होता है। क्या हो रहा है? जैसा मान के किसने? चलो कि हम जैसा टर्निंग लेना है वहां से नहीं लेते हुए ज्यादा गाड़ी को मोड़ दिया, लंबा टर्निंग ले लिए, तो उसको ओवर टर्निंग। नहीं, वो ओवर टर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं ओवर यहाँ पे। टर्निंग का उसके मतलब से ही, नाम से ही क्लियर है, टर्न जो करते हैं उसको ओवर कर हाँ, देना, मतलब ओवर टर्निंग, ज्यादा। मतलब टायर को ज्यादा मोड़ देना, मतलब उसका टर्निंग सर्कल जितना है उससे भी ज्यादा मोड़ने की कोशिश कर देना, उसके चक्कर में, स्पीड के जितना चक्कर में, और जितना उसका रेडियस है उससे ज़्यादा उसने उसको टर्न कर दिया, तो वो ओवर टर्निंग हो गई। ठीक है, इसके बाद है चौथा जो है वो अनऑथराइज स्टार्टअप। पांचवा जो है सेफ ऑपरेटिंग स्टेशन प्लेटफॉर्म या नहीं मिलना, एक्सेसिव स्पीड, फेलियर टू स्टॉप, और कॉन्टैक्ट व्हील्स और ट्रैक्स फॉलिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ये अपने मोबाइल वर्क के इक्विपमेंट से कुछ हैजार्ड्स हैं, 8 हैजार्ड्स हैं जो उससे एसोसिएटेड हैं। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है हैजार्ड्स में? लिफ्ट ट्रक्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन द एरियाज वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, impact of the people as well as structures as well as wall racking, constant hazards। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऑपरेशन बारे में क्या बोलना चाह रहा है। कोई पढ़ के मुझे बताएगा ये पहली लाइन? दानिश अदर यार पढ़ना है लाइन, पहली लाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है इसमें ऑपरेशंस में। the lift truck are often used in areas where there is a possibility of pedestrian movement। और आगे बढ़ोगे सर। impact हाँ हाँ, with पूरा लाइन people पढ़ना है यार। as impact with people as well as with structure such as walls and racking is a constant hazard। Overloading of lift trucks can lead to loss of control in steering and braking, and unevenly or improperly loaded lift truck can become unstable, driving over unsuitable ground and can cause the load of shift or fall off। ठीक है, ये तुमने पढ़ लिया। कौस्तुभ पता यार ये दानिश ने जो पढ़ा उसका मतलब क्या है? हाँ सर, लिफ्ट ट्रक्स आर कौस्तुभ ऑफन यूज्ड इन एरियाज। हाँ सर, पढ़ मत, लिफ्ट मुझे ट्रक्स आर इसका ऑफन मीनिंग बता क्या है ये जो। सर मुझे भी पढ़ना हाँ पड़ेगा ना मीनिंग बताने के लिए। मुझे भी पढ़ना पड़ेगा ना सर मीनिंग बताने के लिए। तो तुम क्या करते? हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। Lift trucks are often used in areas where there is a possibility of pedestrian movement। सर लिफ्ट ट्रक्स जहाँ पे पेडेस्ट्रियन मूवमेंट का पॉसिबिलिटी है वहाँ पे लिफ्ट ट्रक्स यूज होते हैं जनरली, ऐसा बोला है इसमें। इम्पैक्ट विद पीपल एज वेल एज इन स्ट्रक्चर सच एज वॉल्स, मतलब पीपल के साथ अगर उसका इम्पैक्ट हो रहा है या फिर वॉल्स के साथ या फिर रैकिंग, वो एक कांस्टेंट हजार्ड हो सकता है। और ओवरलोडिंग ऑफ लिफ्टिंग ट्रक। हेलो हाँ हेलो, सर। कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, मैं कुछ बोलना चाह रहा था यार। मैं हाँ ये सर। कह रहा था, देखो हाँ सर। क्या कहते हैं, ये सचिन के लिए एक्चुअली आंसर। सचिन जो तुम कहते हो ना मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, है ना, यहाँ तुम्हें एक लाइव एग्जांपल मिला कि दानिश ने एक लाइन पढ़ी और वो कौस्तुभ की समझ नहीं आई। सुन रहा है सचिन? हाँ या ना में तो आंसर दे।
तो सुन रहा हूँ। हाँ, दानिश ने एक लाइन पढ़ी और वो ओस्तुब की समझ नहीं आई, तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है कि तुम अगर बोल रहे हो कि मैंने पीपीटी में लिखा नहीं है, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, तो कोई मीनिंग नहीं है, कोई नहीं समझ सकता उसको। जब सामने दिख रहा होता है लाइन टू लाइन, वो पढ़ता भी है और सुनता भी है, उस टाइम दो चीजें चलती हैं। कभी भी तुम सब टाइटल देखोगे ना, अगर चल रहे होंगे, तो सब टाइटल मोस्टली लोग पढ़ते हैं फिर, ना कि सुनते हैं, है ना। कभी मूवी देखेगा ना, अगर सब टाइटल चल रहे होंगे, इंग्लिश मूवी होगी, तो नॉर्मली कोशिश ये करेंगे, उसकी वर्ड पे ध्यान नहीं देगा बोल क्या रहा है, लोग ये सोचेंगे कि मैं सब टाइटल पढ़ के समझ लूं, है ना। अभी तो सब टाइटल टर्म आई, तो यार ये जो चीजें हैं ये इम्प्रूवमेंट्स के लिए है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो तुम बोलते हो ना कि मैंने बुक में से ऐड नहीं किया, है ना, मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ ये लाइन, उसका कोई मीनिंग नहीं है, किसी को समझ नहीं आएगी। जब तुम जो लाइन पढ़ रहे हो वो सामने होती है, तो थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। वो स्टडी है ना, विजुअल में इतने परसेंट समझ आता है ना, एक्ट करने से और ज्यादा समझ आता है, खाली सुनने से कितना परसेंट समझ आता है ना। तो चलो बस इतना ही कहना था, जस्ट लेसन लर्न सर है। सर सर हमारे इसमें सामने एक एग्जाम्पल है। क्या एक बोलो? चीज और ऐड करना चाहूंगा सर मैं इसमें। इसमें हाँ सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात रहती है ना, वो बात रहती है आपकी कॉन्शियसनेस की। अब कौस्तुभ कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन वही चीज़ उसकी कॉन्शियसनेस और अंडरस्टैंडिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। और जो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सुना सुना होगा, उनको भी शायद समझ में आ गई होगी वो चीज़ की वो बोलना क्या चाह रहा है, लेकिन क्या हो सकता है उसका या तो ध्यान ना हो उस चीज़ के ऊपर, या उसको ऐसा लग रहा हो कि सिर्फ दानिश के लिए पूछा गया क्वेश्चन, मुझसे पूछा नहीं जाएगा, काउंटर क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो आदमी का जो माइंड है उसकी तरफ कंसंट्रेट करना थोड़ा कम करता है। अब जैसे उसको उसकी माइंड को इंस्ट्रक्शन गई कि अब तेरे को बताना है इसका आंसर, अब वो उसको पढ़ना चाह रहा है, लेकिन जब उसने दानिश ने लाइनें रिपीट की उस टाइम उसको ध्यान नहीं था। लेकिन अगर किसी ने भी ध्यान से भी सुनी होंगी वो बातें, तो उसको समझ में आ गई होंगी क्या कहनी चाह रही है लाइन, बगैर नहीं बगैर दोबारा रिपीट किए। नहीं, यही टॉपिक है ट्रेनिंग का। एक part ये भी होता है फोकस। और यही फोकस मेरा कैसे मोटो था कि डेवलप सबका करें सबका सबका फोकस तुम। डेवलप करना। मुझे पता था, हाँ मैंने पढ़ रखा है सारी लाइन, मुझे सारी लाइन पता रहती है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम सबको सब इसमें ध्यान रखो, और कोई मतलब इससे ना लिंक से टूटे ना। कोई एक लिंक से टूट जाएगा तो फिर यार मजा नहीं आएगा। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पूछूंगा, मुझे पता है किसके बारे में क्या मतलब क्या लाइन लिख रखी है, अगर मैंने लिख रखी है मेरे पीपीटी में तो, बट मैं चाहता हूँ तुम सबसे कि तुम मुझे बताओ एक बार में। तो अब हम टॉपिक पे सर कंसर्न करते हैं। जैसे ऑपरेशंस के बारे में कौस्तुभ ने बताया कि ऑपरेशंस में क्या-क्या इश्यूज़ आ सकती हैं, क्या-क्या हैज़ार्ड्स एसोसिएटेड हैं। अब देन फिर हम लोग आते हैं ओवरटर्निंग पे। ओवरटर्निंग पे जैसे अभी बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया था दिव्यम ने, कि अगर कोई अपने रेडियस से ज़्यादा अगर ये टर्न कर लेता है। बेसिकली तुमने अगर बहुत सारे अगर एक्सीडेंट के वीडियो देखे होंगे फॉकलिफ्ट से, तो ऐसा ही होता है कि मतलब ज़्यादा घुमा लिया और घुमाते-घुमाते क्या हो गया, एकदम से गाड़ी पलट गई। होता है। वहाँ पे ग्राउंड भी एकदम से इवन है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लिपरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट क्या होता है कि वो एकदम से गाड़ी उसने घुमाई और पूरी वेट की वजह से, पीछे की वजह से गाड़ी पलट गई। तो वो एक ओवरटर्निंग का इफ़ेक्ट हो जाता है। अब हम इस लाइन को पढ़ते हैं कि ये लाइन में क्या कहना चाह रहा है। द वर्टिकल मास्ट ऑफ द फोकलिफ्ट विल प्रिवेंट द ओवरटर्निंग बाय मोर दैन 90 डिग्रीज, provided it is has sufficient strength and the dimension for the purpose. धीरज, इसके आगे की लाइन पढ़ो जरा। Yes sir, it will also protect seated operator from being crushed between the FLT and the ground in the event of rollover. However, if risk assessment shows that an FLT with a seated ride on operator can roll over, in use of there is a risk of the operator leaving the operating position and being crushed between the FLT and the ground. A restraining system such as seat belt will be required to be effective. The restraining system should prevent operator and other carried from falling out or being trapped by the FLT or its protective structure in the event of rollover. तो अकबर, इसका मीनिंग मुझे बताओगे, जो भी ये लाइन इसने पढ़ी धीरज ने? यस सर। हाँ, बताओ जरा क्या कहना चाह रहा है ये लाइन। इसमें जो इसका नाम क्या है, फोकलिफ्ट का जो सीट बेल्ट का रहता है वो मेजर रोल ये करता है करके बोल रहा था कि इफेक्टिव ये करेगा करके, ऐसा
वो ये कहना चाह रहे, देखो तुम जो सीट बेल्ट की बात करो, सीट बेल्ट का खाली इतना ही काम है कि अगर रोल ओवर होता है तो आदमी उसके नीचे आके दब के क्रश ना हो, उसको बचाने के लिए सीट बेल्ट पहनने बोलता है। सीट बेल्ट पहनेगा तो गाड़ी के अंदर होगा, उसमें क्रश नहीं होगा। वो तो वो बस इतनी बातें कहता है, लेकिन उसके ऊपर एक लाइन लाइन उसने जो पढ़ी थी। चलो ठीक है, हमें आगे अभी जो आगे पॉइंट है उस पर बात करते हैं। ओवर टर्निंग में सबको समझ में आ गया, और क्या क्या हैजार्ड्स हैं ऑपरेशंस में। अब अनऑथराइज्ड स्टार्टअप में क्या है, मोबाइल वर्क इक्विपमेंट कैन बी प्रोन टू ऑपरेशन बाय अनऑथराइज्ड और अनटेड पर्सन। होता है कभी अपने साइट्स पे, कभी होता है कभी आरआरबी कोई भी बंदा चला ले, हम क्या करते हैं उसके लिए? कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी बनाते हैं। कॉम्पिटेंसी कैसे किस बनाते हैं कि ट्रेंड पर्सन से, जो बंदा ट्रेंड है, जिसका एक्सपीरियंस है, वही चलाएगा। ठीक है, ये अनऑथराइज्ड स्टार्टअप के ऊपर मैं ऐड करना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ करो ना ऐड। हेलो, हाँ हाँ तो करो। ये हम लोग मुंबई मेट्रो में जैसा काम किए थे हम लोग ने, तो वहाँ पे एक फराना था। तो फराना सुबह सुबह जो ऑपरेटर आता है ना, ऑपरेटर और हेल्पर 2 आदमी रहते हैं उसमें। तो ऑपरेटर बोला था कि हेल्पर को भाई इसको पूरा से पूरा साफ कर देना, सुबह सुबह काम चालू करने के समय पे क्लीनिंग करते हैं ना, तो क्लीन कर देना करके। तो वो क्या किया था, उसको देके वो चाय पीने के लिए चला गया। तो आप हेल्पर क्या किया था, इंतजियाज्म रहता है ना कि उसको भी ऑपरेटर बनना है करके, उसको चालू करके रिवर्स करने के लिए सोचा था। तो रिवर्स करने के समय में वो सांता क्रूज का वो ब्रिज के नीचे, आपको भी पता होगा सांता क्रूज का ब्रिज के नीचे जहाँ पे नशाड़ी लोग ज्यादा रहता है, गांजा विंजा पी के रहता है ना, तो वो हाँ ऐसे ही नीचे सोया था। इसको पता नहीं चला। तो ये क्या किया था, उसके पैर के ऊपर से चढ़ा दिया था रिवर्स करने के समय में। वैसा ही छोड़ के वो हेल्पर भाग गया था। उसके पास उसका रिकॉर्ड भी नहीं था, वो कुछ बिहार या कुछ अलग स्टेट वाला था। वो वहां से ट्रेन चल के भाग गया था। वो इतना बड़ा केस हुआ था कि उसके पीछे बहुत महीने घूमना पड़ा। तो अनऑथराइज्ड स्टार्टअप में बहुत कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हाई रहेंगे। जैसे एक ऑपरेटर केस भी और, बोल रहे थे कि मेरे को पता है। हाँ एक केस मेरे पास भी एग्जांपल में है ऑन स्टार्टअप में। एक बार क्या हुआ था, गुजरात में जो रिफाइनरी है, जो मुंद्रा पोर्ट पे जो रिफाइनरी है गुजरात में, वहाँ पर मेरे 2 दोस्त लोग चिन्मय और 2 3 दोस्त लोग गए थे। एक कंपनी में उनको जॉब के लिए बुलाया था, तो वहाँ पर वो गए थे चलो। तो उसी टाइम पे एक केस हुआ था, तुमने सुना होगा कि एक क्रेन पलट के आ गई और एक वैन पे गिर गई, जिसमें बहुत सेफ्टी वाले वगैरह भी मर गए थे। ठीक है, एक पूरा का पूरा एक मतलब कंटेनर ही आके गिर गया था। तो जो उन्होंने मुझे बताया, मैं बता रहा हूँ आपको, वो हुआ क्या था कि एक क्रेन ने, एक हैवी काफ़ी बड़ी क्रेन थी, कितनी टन की थी पता नहीं, लेकिन हैवी ही नाम से मुझे सुनने में आया। तो हैवी क्रेन थी, उस क्रेन ने क्या किया था, एक बहुत बड़ा अपना कंटेनर उठा रखा था, और कंटेनर उठा रखा, और वहीं पे क्या हो गया, लंच टाइम हो गया। ठीक है, लंच टाइम हो गया, तो उसने क्या किया, उस ऑपरेटर ने उस पूरे के पूरे कंटेनर को लिफ्टेड लोड में ही छोड़ दिया। उसको ना तो नीचे ग्राउंड पे किया और ना ही कुछ किया उसको। उसको वैसे ही छोड़ के बोला अभी लंच करके आऊँगा तब मैं काम करूँगा। तो वो लंच करने गया, लंच करने के बाद पता नहीं किस रीज़न से वो वापस नहीं आया। उसने अपने हेल्पर को बोला एक काम कर, उसको नीचे उतार दे, वो जो अपना क्रेन अपना वो जो लोड है उसको नीचे उतार दे। वो हेल्पर गया अंदर, और उसने पता नहीं कौन सा जैक बटन दबाया, क्या बटन दबाया पता नहीं, और एकदम से क्रेन डिसबैलेंस हुई। होने के बाद पूरी की पूरी 180 डिग्री जो उसका सरकम एरिया था घूमने का, वो पूरा का पूरा लेके सीधा का सीधा वहां पर ही लंच करने के बाद कुछ इंजीनियर और कुछ एक दो सेफ्टी वाले वर्कमैन एक वैन में बैठे थे, जाके सीधा उस वैन पे जाके गिर गई। अगर बहुत ने सुना होगा ये इशू, तो ये अनसर स्टार्टअप का भी इशू कभी हो जाता है। ठीक है, अब ओवर टर्निंग जो होता है, जो एग्रीकल्चर जो भी ट्रैक्टर होते हैं उसके अंदर जो ओवर टर्निंग में क्या क्या इफेक्ट्स हैं, जो 8 इफेक्ट जो इसमें लिख रखे हैं मैं बता रहा हूँ। ग्रेडियंट, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। अच्छा, ये ग्रेडियंट क्या होता है, व्हाट इज ग्रेडियंट? स्लोप ज्यादा स्लोप। स्लोप ठीक है, स्लोप, ज़्यादा स्लोप, और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, अनइवन और सॉफ्ट ग्राउंड, व्हील विड्थ, स्टेबिलिटी ऑफ अटैचमेंट, टायर प्रेशर कंडीशन, स्पीड ऑफ कॉर्नरिंग, एंड सीजर ऑफ पावर टेक ऑफ शाफ्ट। तो ये जो आठ फैक्टर अफेक्ट करता है किसको, जो है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर आता है। ठीक है, वो जो पलटती है ना गाँव की ट्रैक्टरें, देखा होगा ना गाँव में ट्रैक्टर, बहुत सारे वीडियो आया होगा। हरियाणा में तो बहुत चलता है, लोग तो एक एक टायर पे गाड़ी चलाते हैं, हाँ, हरियाणा में। क्यों धीरज? ये है सर।
चलाया नीरज होगा। साहब की बाइक तीन टायर पे चलती है, एक से नहीं। वो जो भी हो, मतलब मैंने बहुत काफ़ी वीडियोस देखे हैं और मोस्टली तो अब तो वो हरियाणा से ही वीडियो आते हैं कि लोग कभी एक टाइप चला रहे हैं, कभी 2 टाइप चला रहे हैं। चाहे सर ने भी बहुत बार ट्राई किया होगा चलाने का ऐसे। सर ये इसका ना एक ओवरलोड का भी है। एक्चुअली हाँ। गांव में क्या करते हैं ना, डबल ट्रॉली टाइप करते हैं। मैंने देखा 1-2 बार, हाँ। 2 ट्रॉली टाइप करते हैं ट्रैक्टर को। इसके ना अगर ग्रेडियंट हाँ, लेवल तो पे वो जाता है ना, हाँ, तो इसमें आ वो गया ना वो टॉपल हो जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ अटैचमेंट। हाँ हाँ, ये तो लिखा है। टोपल उसमें इतना इजी रहता नहीं है यार, ट्रैक्टर के अंदर इतना हाँ, इजीली टोपल करता नहीं है, वो आगे से उठ जाता है। आगे से उठ जाता है। वो वो ये सब जो उसके बारे में हम बात करेंगे, वो आगे से कैसे उठता है, उसको हम उस वे को क्या कहते हैं, और अगर पीछे से उठेगा तो उस वे को क्या क्या कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो वही है, ये जो 2 टॉपिक है ना, 3 टॉपिक लॉगिट्यूडनल। अच्छा, ये पढ़ के आपको बताएगा नितिन इंगोले? हाँ सर। मैंने बताया सर, ये लाइन पढ़ दे रहा है, क्या लिखा है? लास्ट वाली ट्रेनिंग में। स्लाइड मुझे नहीं आया पढ़ना है क्या? सर। हाँ, ये जो स्लाइड मैंने खोल लिया है, ये पढ़ो ना एक लाइन, क्या लिख रखी है? Literal and logistical instability and loss of control of vehicles. अच्छा, तो पहला जो है लॉगिट्यूडनल इंस्टेबिलिटी। तो लॉगिट्यूडनल इंस्टेबिलिटी क्या होता है कि जैसे अभी आपको ये बात कर रहा था ना, कि इंस्टेबल हो गया कोई भी गाड़ी, और वो ऊपर से उड़ गई, पीछे से उड़ गई, तो कुछ ऐसा ही है लॉगिट्यूडनल इंस्टेबिलिटी वेयर अ व्हीकल टिप्स ओवर द फ्रंट और बैक। एन एग्जांपल व्हेन द ट्रैक्टर फ्रंट व्हील लिफ्ट ड्यू टू द वेट अप्लाइड बाय एन अटैच्ड ट्रेलर। ठीक है धीरज भाई, जी सेम सर है। जी। तो उसको हम लोग कहते हैं लॉगिट्यूडनल इंस्टेबिलिटी। सचिन जरा पढ़ के बताओ सेकंड क्या लिखा है। माइक चालू करना है। पढ़ यार, पढ़ हाँ, ये क्या बोल रहा है कि काउंटर lateral जिस पे आएगा वो instability, फंस गया। लाइन पढ़ो। lateral instability से where a vehicle tips over onto its side. An example is when a load is blown over in a high wind or loaded forklift while driving across a slope. वही बोल रहा है स्लोप के अनइवन वेट काउंटर होने का कहीं पे विंड प्रेशर हाई होने से क्या होता है, वो साइड वेज से पलट जाती है गाड़ी। दैट इज lateral instability. ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल कहता है इट अकर्स व्हेन द व्हील लूज द ग्रिप ऑन द रोड सरफेस। एग्जांपल इंक्लूड द स्कीडिंग ऑन अ आईसी रोड, और लॉस ऑफ कंट्रोल डज नॉट रिक्वायर द व्हीकल टू ओवरटर्न। ठीक है, ओवरटर्न की जरूरत नहीं है, लॉस ऑफ कंट्रोल ऐसे भी हो सकता है नॉर्मली। तो ये 3 टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल इंस्टेबिलिटी, लैटरल और लॉस ऑफ कंट्रोल। हम इसके बारे में थोड़ा डीप जाएंगे कि लॉन्गिट्यूडनल इंस्टेबिलिटी होता क्या है। देखो लॉन्गिट्यूडनल इंस्टेबिलिटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। देखो मैं एक फोटो लगा रहा हूँ, अब ये जो इमेज में इतना लंबा पढ़ूंगा नहीं, एक एक लाइन पढ़ लेना जिसको थोड़ा डीप में जाना हो। अब ये व्हीकल है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब यहाँ नीचे में ओके है, इसका भी ओके है, और ये जो उसने लोड उठा रखा है इसका भी नीचे आ रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये स्लोप पे या किसी भी ऐसी जगह पे ट्रैवलिंग कर रहा है ट्रेन, तो अब देखो क्या होगा, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी ग्राउंड पे आई, इसकी भी ग्राउंड पे, बट इसकी आ नहीं पा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो लोड क्या होगा, ये लोड इसको लिफ्ट कर देगा। ठीक है, हाँ, ये इसको गिराने की कोशिश करेगा। यही है लॉन्गिट्यूडनल इनस्टेबिलिटी, सिंपल। और थोड़ा सा मैं पढ़ भी लेता हूँ मैं। देखो द फॉलोइंग फिगर शोज द लोडिंग ऑन द फॉकलिफ्ट ट्रक। द वेट ऑफ द ट्रक इज W एंड द इफेक्टिव, इसमें अच्छे से मतलब बताया है थोड़ा सा ये करके कि वेट लोड क्या है, जो ट्रक की वेट लोड क्या है, और काउंटर वेट का काउंटर वेट जो वेट लगा जो लोड है उसका फॉर्मूला क्या है, यही सब। तो हम पढ़ते हैं लैटरल इंस्टेबिलिटी के बारे में। तो lateral instability क्या होता है, the similar effect that to slope may be created in the workplace if a ground or over which forklift moving uneven or potholed is caused when the wheel dips in the giving effect slopes। अच्छा, तो मैं इमेज दिखाऊंगा, ज़्यादा क्लियर होगा तुमको कि lateral instability क्या होता है। ये देखो, समझ गया क्या नहीं समझा?
आकाश हाँ सर, समझ गया सर। ये क्या है, पता है, मैं मुझे ही बता। सर लैटरल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है कि अगर कुछ लोड लिफ्ट है, तो अगर ग्रेडियंट लेवल है, जैसे कि ये अभी आपने दिखाया अभी लेफ्ट साइड से, जैसे कि फ्लोर है, तो इसका लोड यानी ये होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका लैटरल इंस्टेबिलिटी ये मतलब है कि टॉपल हो जाना साइड से। ठीक है। अब लॉस ऑफ कंट्रोल के बारे में तो यार लोगों को पता ही है कि हाई स्पीड की वजह से भी कभी कभी हो जाता है, या अनइवन कुछ ग्राउंड पे बीच में आ गया, उसकी वजह से आदमी का लॉस कंट्रोल कर लेता है, या तो ड्राइवर सही नहीं हो। Force acting downwards or weight of the vehicle and weight of any load carried, the increase the resistance of the vehicle to skid as the increase the force on the load on the road wheel interface, effectively increasing the frictions. ठीक है। देखो इसका बहुत बड़ा एक एग्जांपल है, व्हेन अ टायर कम्स इनटू द कांटेक्ट विद ऑयल एंड ऑयल ऑन द रोड, the friction reduced as the oil acts as the lubricant. This loss of friction cause the force to change the balance and the vehicle skids. सिंपली ये क्या, लॉस ऑफ कंट्रोल कैसे होता है, कोई भी व्हीकल जो टायर होता है ना, वो फ्रिक्शन बना के रखता है रोड से। अगर वो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं टूटता है, कहीं ना कहीं अगर हिलता है, तो उससे क्या होता है, ठीक है। किसको समझ में नहीं आया क्या लॉस ऑफ कंट्रोल, या समझ में आया? समझ में आया। हेलो आदित्य, अभी क्या है, इनके कंट्रोल मेजर्स क्या है? कंट्रोल मेजर इंक्लूड द यूज ऑफ वन वे सिस्टम, इंस्टॉलिंग साइन एंड सिग्नल्स, क्लियरली designated pedestrian routes of adequate width, setting up barriers, pedestrian crossing, giveaway markings, placing mirrors in low visibility locations, ensuring the adequate glare-free lighting in pedestrian areas, enforcing speed limits, banning mobile phones and the personal stereotype pedestrians, avoid the unnecessary distractions, using lifting plans where mobile equipment is used as part of the lifting operations. Example, forklift truck with a lifting hook attached, used for the machinery and the pressure vessels. अब ये सब क्या है, ये कुछ कंट्रोल मेजर्स बता रहा है कि हमको क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेनी चाहिए मोबाइल इक्विपमेंट्स के बारे में। अभी यहाँ तक का टॉपिक अपना खत्म हो गया, मोबाइल इक्विपमेंट्स का कंट्रोल मेजर्स मैंने बताया, सर बताया। अब किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है कि कुछ समझ में नहीं आया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है टिल डेट, टिल टाइम अभी तक का, ये सबको समझ में आ गया? ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट एग्रीकल्चर में क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर ट्रैक्टर में जैसा आप बताए थे ना कि 8 तरीके के ये हो सकता है, तो उसमें ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट का जैसे अभी मतलब आकाश ने हमें बताया, ढाल ढाल ढलान जिसे बोलते हैं सर, जो पहाड़ों पे शायद ढलान। होती है, ढलान, तो वहाँ पे ढलान। लिखा भी रहता जैसे है अपने ऑफिस से 30 डिग्री 40 अपने ऑफिस से डिग्री। गेट पे जाओगे, अपने ऑफिस से गेट पे जाओगे तो ढलान जैसी होती है ना, ग्रेडियंट, वही एक ग्रेडियंट अच्छा, लेवल है। ऊपर जो सामान आता है क्या स्लोप है क्या? हाँ, स्लोप, हाँ। अब हम चलो ठीक है, अभी तक मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगा सबसे। लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो अपना 7.2 है। लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स के हैजार्ड्स के बारे में बात करेंगे, कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात करेंगे। अब एप्लीकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट एज पर द टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो जो पहला है वो मोबाइल क्रेन, सबको पता है हाँ। क्या होता है मोबाइल क्रेन? क्या होता है मोबाइल क्रेन, बताओ भाई। मोबाइल क्रेन सर लिफ्टिंग इक्विपमेंट है। लिफ्टिंग इक्विपमेंट तो है, लेकिन मोबाइल क्रेन एक ऐसा लिफ्टिंग इक्विपमेंट है जो मतलब कहीं पे भी, जैसे पोर्टेबल टाइप में होता है ना, वो कहीं भी जाके उसको लोड को उठा सकता है, और मतलब जो अपना लिफ्टिंग का वर्क है वो कर सकता है। वो मतलब चल सकता है, मोबाइल मतलब फिक्स्ड नहीं है, मतलब अपना लोड को उठा के भी चल सकता है, मतलब हाँ। तो उसे जैसे अपना फराना या हाइड्रा हो गया, वो एक मोबाइल क्रेन है। सारे हाँ, ये सारे क्रेन मोबाइल लिफ्टेड हो गया। अभी दूसरा होते हैं टावर क्रेन।
These are the consists of tall slender electric mast with the G unit the topic. और टावर क्रेन किसने देखा है क्या? हाँ सर, फिक्स क्रेन होती है ये। हाँ नासिरानी स्क्वायर पे लगी है ना सर, वहाँ पे शायद, वहाँ वहीं पे लगी है। और कहीं देखा है? हाँ मेहान में लगी, मेहान रिपोर्ट। और तीसरा होता है overhead cranes. These are the version of the gantry cranes generally used with the buildings, although they can be found in the outside of outside regions. मतलब बाहर भी कहीं मिल सकता है। तो ये 3 टाइप के क्रेन्स होते हैं, मोबाइल क्रेन्स, टावर क्रेन्स, ओवरहेड क्रेन्स। मोबाइल क्रेन्स में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, माउंटेड क्रेन्स, रफ टेरेन क्रेन्स, साइड लिफ्ट क्रेन्स, ऑल टेरेन क्रेन्स, क्राउलर, फ्लोटिंग क्रेन्स, रेल रोड क्रेन्स, टावर क्रेन्स, एरियल, मतलब बहुत सारे टाइप्स के हैं। मैंने कुछ पढ़े हैं, कुछ लिख रखे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि किताब में हमको पॉइंट स्टिक रहना है, ठीक है। तो हम इस पे आते हैं। अब हैजार्ड एसोसिएटेड क्या होता है? द मेन हैजार्ड एसोसिएटेड विद मोबाइल क्रेन्स आर वर्किंग ऑन अनइवन ग्राउंड, हिटिंग ओवरहेड ऑब्स्ट्रक्शंस, वर्किंग विदाउट स्टेबलाइज्ड डिप्लॉयड। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? ड्राइविंग विद सस्पेंडेड लोड, इम्पैक्ट विद द बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स, ओवरलोडिंग। अच्छा, इसके अलावा कोई और मोबाइल क्रेन से कोई बताएगा हैजार्ड? हम तो मोबाइल क्रेन से काम करते हैं यार, बहुत सारे होते हैं हैजार्ड्स। इसके अलावा क्या हैजार्ड्स हैं? ये तो खाली उसने मेन हैजार्ड्स पे फोकस किया है। सचिन बताओ जरा। इसमें चार्ज OHC भी आ जाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकेशन का चांसेस है मोबाइल क्रेन से। इसमें एक लाइन डाल रखी है, हिटिंग ओवरहेड ऑब्स्ट्रक्शन। इनकॉम्पिटेंट ऑपरेटर है सर एक हैजार्ड। हाँ हो सकता है। और पुअर मेंटेनेंस जो है एक ना, मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मेंटेनेंस व्हीकल की नहीं है, क्रेन की, तो वो एक समय पे मतलब फेल हो सकता है ड्यूरिंग वर्क। और ओवरलोड है सर, ज्यादा लोड आने से टॉपल कर जाते हैं। ओवरलोडिंग का पॉइंट है इसमें। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये मोबाइल वर्क, माइक बंद कर। बंद है। तो ये मोबाइल वर्क क्रेन्स के मेनली हैजार्ड्स हैं। और फिर हम अब आएंगे टावर क्रेन्स पे। टावर क्रेन्स में क्या क्या हैजार्ड एसोसिएट होते हैं? कोलैप्स ऑफ टावर ड्यू टू द इनकरेक्ट कंस्ट्रक्शंस, हाई विंड कंडीशंस, कोलैप्स और बेंडिंग ऑफ द जीब ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ फैटिग, impaired operator vision of the load, swinging or unstable loads, operating outside of the safe radius। अच्छा, कोई बताएगा बीच में कोई टावर क्रेन पलटी थी कहीं क्या? मुझे अभी इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है। हाल ही फिलहाल में कोई टावर क्रेन पलटी थी किसी बिल्डिंग से, तो बताएगा कहाँ का सीन, कहाँ का था ये? दिव्यम। सर अभी एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं आ रहा, शायद अहमदाबाद का था, अब मुझे एग्जैक्टली हाँ, नहीं पता। कहीं का तो था ये टावर क्रेन, कहीं से पलटी थी, हाँ क्योंकि बिल्कुल। हवा तूफान की वजह से ज्यादा तूफान आ गया था, हाई विंड की वजह से, तो ये थी। जितना मेरे को याद आ रहा है, अकबर जी की कंपनी से एसोसिएटेड थी शायद वो, मेरे को जितना याद आ रहा है। नहीं, वो तो गैंट्री हुआ, अच्छा वो वो दूसरी। तो गैंट्री का हुआ था। वो तो अकबर वहां से भाग गया था जैसे जैसे गैंट्री पलटी थी। क्यों अकबर भाग नहीं गया था वहां से? हम तो था ही नहीं बोलते जैसे पलटी वैसे अकबर वहां से गायब हो गया था। तो ये एक कुछ हैजार्ड्स हैं इसके। कोलैप्स ऑफ टावर ड्यू टू द इनकरेक्ट कंस्ट्रक्शंस, हाई विंड कंडीशंस, कोलैप्स और बेंडिंग ऑफ द जिप ड्यू टू द ओवरलोडिंग एंड फैटिग्स। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो तीसरा हैजार्ड ड्यू टू द ओवरहेड क्रेन से क्या क्या है? मूवमेंट ऑफ लोड इन विसिनिटी ऑफ द वर्कर्स। ये क्या है समझ में नहीं आया मुझे, क्या लिख रखा है मतलब ये मूवमेंट ऑफ लोड इन द विसिनिटी ऑफ द वर्कर्स? मतलब सर जैसे कि लोड वर्कर नीचे काम करते हैं ना, वर्कर। कौस्तुभ। हेलो हेलो। हाँ कौस्तुभ। हाँ सर, मुझे विसिनिटी का मतलब नहीं पता। विसिनिटी का मतलब नहीं पता? 4 बार बताया मैंने। नहीं सर। चलो यार, अभी तो मतलब याद नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि विसिनिटी मतलब, मुझे लग रहा है ये आज अभी जो 1 महीने से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना ट्रेनिंग में, तो मुझे लगता है 20 बार ये वर्ड आया होगा विसिनिटी का। चलो धीरज, तू बता दे भाई धीरज।
और जो What आसपास is की रहते हैं ना विसिनिटी, मतलब जो आसपास के जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उसके आसपास मूवमेंट जो करते हैं लोड की, उसके बारे में बात करें। विसिनिटी मतलब अदर वर्कर जो आसपास काम कर रहे हैं वो है बेसिकली। हाँ, सिंपल सा। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ द लोड एंड ट्रैवल। अब जो मतलब जो लोड है उसको मतलब जो लेके जाने के लिए उसको दिख नहीं रहा ढंग से, फिर भी वो लेके जा रहा है। बहुत बार ऐसा इश्यूज होता है कि मतलब भाई दिख नहीं रहा है फिर भी लोड को आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे सामने बंदा है नहीं, कौन है पता नहीं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि 3 जो क्रेन्स के टाइप में थे उसके हैजार्ड्स क्या क्या थे। अब हैजार्ड एसोसिएटेड विद द हॉइस्ट एंड लिफ्ट। हॉइस्ट क्या होता है? हॉइस्ट किसी ने पढ़ा या अकबर बता सकता है हॉइस्ट क्या है? अकबर भाई, ऐसा व्हाट इज हॉइस्ट? वेस्ट वैसा घूमता है ना। हाँ, घूमता जो है वही। मैनलिफ्ट जैसा होता है सर, मैनलिफ्ट जैसा होता अरे है। हॉइस्ट सिंपल ही होता है। हॉइस्ट का मतलब ये होता है कि जो किसी चीज को मतलब खींचने के लिए, मतलब लिफ्ट करने के लिए या उठाने के लिए जो यूज होता है, मतलब उसको हॉइस्ट ही कहते हैं। ठीक है, चाहे वो अपना तुम रोप से उठाओ, वायर रोप से उठाओ, या रस्सी से, धागे से उठाओ, किसी से उठाओ। ठीक है, तो अब हम बेसिकली बात करते हैं कि ड्राइव सिस्टम यूटिलाइज हॉइस्ट। अब हॉइस्टिंग करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब जो भी सिस्टम से क्या है। एक तो होता है रोप एंड फ्रिक्शन का। used for the goods only with the limited reach as a rough terrain forklift truck can be used as alternative. These system are becoming less common. अब रोप एंड फ्रिक्शन में सबसे बड़ा एग्जांपल है ना, हम वाइडक्ट से हम क्या करते हैं ना, एक पुली लगा के और खींचते हैं। ठीक है, सामान को याद है किसी दानिश को पता होगा, क्या सर? जेबला वाले नहीं। नीचे से कोई सामान खींचते हैं ना, हाँ, तो वो हो गया एक रोप एंड फ्रिक्शन का सिस्टम। फिर देन आता है रोप एंड ग्रीव गियर ड्राइव। अब रोप एंड गियर ड्राइव क्या होता है, एक हम वीडियो में देखते हैं, शायद अच्छे से तुमको समझ जाएगा। Now let's come to the last part of this video series on belts, chain and ropes, and talk about the rope drive. Now the rope drives or ropes are used for power transmission over a long distance. For example, they are mostly used in hoisting equipments, cranes. Okay, they are वीडियो used नहीं in आ रहा साहब। drilling rigs. Now the rope that we use is mostly सर वीडियो नहीं दिख रहा है। fiber or steel. Very seldom वीडियो we नहीं आ use रहा है क्या बात है? आ रहा है सर, हमारी तरफ तो आ रहा यहाँ तो लोगों को दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है। आ रहा है। तुम्हारा रेंज। Now let's come to the last by location over a long distance. For example, they are mostly used in hoisting equipments, cranes. Okay, they are used in drilling rigs. Now the rope that we use is mostly made up of a fiber or a steel. Very seldom we use the ropes made of jute or very weak material. So mostly in industrial application you'll see these steel ropes. Okay, now to actually run a belt system you need a pulley. To run a rope system you also need a grooved pulley. You see this groove over here, this groove. Okay, so this groove is also, or you can say this grooved pulley, this is called sheave, or this is also called a grooved pulley. Grooved pulley. Okay, and in this groove sits the rope. Now generally the ropes are of a circular cross section. So this is how your rope would look like on most of the occasions. Okay, so this is the rope cross section. Now because it has a groove inside it, there must be groove angle, isn't it? So let us say the half groove angle is beta, the full groove angle is 2 beta. So this is the groove angle. This is the groove angle. Okay, and mu is the coefficient of friction. Coefficient of friction between the rope and the side of the groove. So again, similarly, if you have to find out
the ratio of tensions in a rope drive, it will take the same course as was the चलो ये तो आगे टेंशन निकालने में चला गया। तो बेसिकली हमारा यही था कि रोप ग्रुप्स होता क्या है, रोप एंड ग्रुप से जो फ्रिक्शंस होती है। कहाँ चला गया रे भाई? गियर ड्राइव। अभी जो भी रोप एंड गियर ड्राइव क्या होता है? अरे कहाँ चला गया? सबको दिख रहा है? इज आई एम ऑडिबल? यस सर। यस सर। ऑडिबल ना? हाँ, तो रोप एंड गियर ड्राइव क्या होता है कि जो रोप किसी गियर के थ्रू जब ट्रैवलिंग करता है, जैसे अपना मान लो सिंपल है, चाहे रोप तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो वायर रोप हो, सीलिंग तो कुछ भी हो। अपनी गाड़ी की चैन ले लो, जैसे वो एक गाड़ी का गियर होता है ना, वो गियर के थ्रू जब ड्राइव करता है ना। हेलो, ठीक है सर। हाँ ना, तो बोलते रहो यार, तो मतलब मुझे जैसा हाँ लगेगा सर, कि सही है। बोल रहा हूँ। तो वही रोप एंड गियर ड्राइव होता है। अब क्या होता है रैक एंड पिनियन ड्राइव? क्या होता है रैक एंड पिनियन ड्राइव? कोई बताएगा क्या होता है? ये सुना है पहले, रैक एंड पिनियन ड्राइव क्या होता है? हाँ सर, सुना है। एक सर डायरेक्ट गियर ड्राइव होता है सर, ये गियर टू गियर रोटेट करते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट, दैट इज अ रैक एंड पिनियन ड्राइव। तो हम एक बार इसमें जिसको नहीं पता है उसके लिए एक वीडियो चला देते हैं हम लोग एक बार, ठीक है, कि रैक एंड पिनियन ड्राइव होता क्या है। Welcome video tutorials of Mechanismal R. Rack and pinion mechanism consist of two components, a straight gear called the rack and round gear called the pinion. The rack can be considered a very small segment of an infinite radius gear. When the pinion is revolving, the rotation motion of the pinion gear is converted to the linear motion of the rack. On the other hand, the rack is pushed in one way, the linear motion of rack is converted to rotation of the pinion gear. In this video, we are demonstrating a rack and pinion system with crank slider mechanisms. This system contains an extra top rack in addition to the bottom rack. The bottom rack is fixed to a plane and a crank slider mechanism pushes the pinion gear back and forth. This push causes the pinion gear to rotate back and forth. Rotation motion of the pinion causes the top rack to move back and forth. However, you might miss one critical fact. If the radius of the red crank shown in the animation is R, the stroke length of the pinion gear is 2R. However, the stroke length of the top rack is 4R. This means that we can use this mechanism as a stroke increaser. चलो ये तो रैक एंड पिनियन ड्राइव, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाते हम, ये लोग ज़्यादा डीप में घुसाने लगता है अपने को। ठीक है, तो रैक एंड पिनियन ड्राइव सबको कंफर्म हुआ क्या है? देखो, a drive turns a small cog where the teeth engage with the similar teeth on the pinion. This is pinion क्या था और रैक क्या था, समझ में आया? तो इसके थ्रू ये वर्क करता है, ये ड्राइव है। तो ये तीन ड्राइव सिस्टम यूटिलाइज होता है हॉस्ट रेस में। अब हम बात करते हैं कि मेन हैजार्ड एसोसिएटेड विद द लिफ्ट एंड हॉइस्ट आर। मेनली हैजार्ड्स क्या है? अब क्या है, फॉल फ्रॉम हाइट, जैसे मान लो तुमने कोई चीज खींच रहे हो, from a landing level such as a scaffold platform, from the platform to or hoist or lift, or with the platform because of the failure in the operations, either as a result in the operator error or mechanical failure. अब क्या होता है कि आप कुछ घिसते घिसते कोई चीज टूट गई या गिर गई या छोड़ दिया, ठीक है, तो वो उससे क्या होता है, ये एक हैजार्ड है फॉल फ्रॉम हाइट का। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि बीइंग स्ट्रक बाय द प्लेटफॉर्म और अदर मूविंग पार्ट्स ऑफ द होइस्ट। अब कभी कभी क्या घिसते घिसते कहीं रुक गया, कहीं फंस गई, कहीं रस्सी फंस गई या कोई कुछ अटक गया, ठीक है, तो वो एक सेकंड बात। थर्ड बात, बीइंग हिट बाय द मटेरियल्स फॉलिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अब घिसते घिसते क्या हुआ, कुछ ऊपर से सामान गिर गया, उसमें लग गया, तो उसके वजह से वो भी एक हैजार्ड हो सकता है। हेलो, हाँ सर, तो कुछ बोल रहा था बीच में से, कोई दिक्कत नहीं ना? being struck by the landing levels parts of any enclosures or other projections while riding on the platforms.
तो ये कुछ 4 मेनली हैजार्ड्स हैं लिफ्ट एंड हॉइस्ट के, ठीक है, जो होते हैं। अब कंट्रोल मेजर्स व्हेन यूजिंग क्रेन्स, क्या क्या कंट्रोल मेजर हो सकते हैं भाई, तो बताएगा? रेगुलर इंस्पेक्शन, हाँ रेगुलर इंस्पेक्शन, राइट। एक एक बताओ, बस एक एक ज्यादा बताओ, एक एक बताओ। आकाश? हाँ सर। बताओ भाई, कंट्रोल मेजर्स व्हेन यूजिंग क्रेन्स। हाँ सर, लिफ्टिंग इक्विपमेंट शुड बी चेक्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन और शुड बी सर्टिफाइड। ठीक है, अकबर? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बता रहा हूँ सर मैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ऑपरेटर कॉम्पिटेंसी। वो तो बताया ना अभी, इसने तो बताया, आकाश ने बताया, तुम कुछ और बताया, तुम तो कुछ अलग आराम से बता सकते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल बता। मेरे 100 अनसेफ कंडीशन एक्ट्स निकाल दिए थे आरआरबी लिफ्टिंग में। एक तो तुम भाई बता ही सकते हो। राइट इक्विपमेंट फॉर राइट लोड। ठीक है, दानिश? हाँ सर, बताओ भाई। स्टेबिलिटी सही होनी चाहिए, ग्राउंड की कंडीशन ठीक होनी चाहिए। चलो ठीक है, अभी ये सब बात है। तो सबसे पहला पॉइंट जो अपना कंट्रोल मेजर होता है वो होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है? फर्स्टली अ क्रेन मस्ट बी सेलेक्टेड विच इज सुटेबल फॉर द जॉब। जैसे अभी अकबर जी ने बताया था कि जो राइट कैन फॉर राइट जॉब। Crane comes in a variety of type of size and capacity. The selection of the appropriate type of crane will be depend on the following factors. अब जो कुछ फैक्टर्स है उस पर तुमको डिपेंड करना पड़ेगा। क्या क्या है? क्या? वेट एंड डायमेंशन ऑफ लोड सबसे पहला, हाइट ऑफ लिफ्ट और डिस्टेंस एरिया ऑफ द मूवमेंट ऑफ लोड, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लिफ्ट, length of time of crane will be required, side ground conditions, space available for the condition, access, erections, dismantling, other special operational requirement। ठीक है। तो ये है सबका है, किसमें किस पार्ट में आएगा? सिलेक्शन पार्ट में। हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया कंट्रोल मेजर्स को। पहला पार्ट है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में हमको क्या क्या ध्यान रखना है? ये सब पॉइंट ध्यान रखना है कि उसका वेट, डायमेंशन, लोड का क्या है, लोड का डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या, मूवमेंट क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लिफ्टिंग क्या है, कितनी बार उठाना है, कितनी बार नहीं उठाना है, ग्राउंड कंडीशन क्या है, क्रेन को इरेक्शन करते वक्त कोई इशू तो नहीं है, डिसमेंटल करते हुए इशू तो नहीं है, ऑपरेशन घूमते वक्त कहीं मान लो क्रेन को घूमना पड़े तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई ऑपरेशन तो नहीं है, ऊपर कोई वायर वगैरह तो नहीं है। तो ये हो गया सिलेक्शन में। ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज सिटिंग। Sitting is what? After ensuring that the right crane for the job has been selected, that is, it is able to lift the heaviest load at the required radius with the capacity to spare. The crane should be seated in the place so that. अब तुमको क्या देखना है? ये क्या कह रहा है? कोई बताएगा इसका हिंदी मुझे? ग्राउंड कंडीशन पूछ रहा है। हाँ, ग्राउंड कंडीशन नहीं यार, ग्राउंड कंडीशन तो ये नहीं करेगा। ग्राउंड कंडीशन तो उसने सिलेक्शन में हो गया था। और कोई बताएगा? दानिश? नितिन इंगोले बताएगा। नितिन इंगोले ने बहुत काम किया है लिफ्टिंग में। हाँ भाई, नितिन इंगोले। हाँ सर। ये जो लाइन लिखी है, आफ्टर इंश्योरिंग दैट द राइट क्रेन फॉर द जॉब हैज बीन सेलेक्टेड, दैट इज इट इज एबल टू लिफ्ट द हेवीएस्ट लोड एट द रिक्वायर्ड रेडियस विद द कैपेसिटी टू स्पेयर, द क्रेन शुड बी सीटेड इन द प्लेस सो दैट। अब बताओ ये इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये कोई किसको नहीं पता है क्या आंसर इसका? दिव्यम बताया। दिव्यम तू बता यार। मतलब क्या होता है सिटी का? क्या सर? नहीं बताया सर। ऐसी सुटेबल साइज की यानी या फिर सुटेबल वेट की जो फिर उसका क्रेन का डायमेंशन है उस एरिया में प्रॉपर्ली बैठ सकते। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सिटिंग का मतलब क्या होता है? बिठाना या बैठना? हाँ, है ना? तो तुम समझो अब इसका मीनिंग क्या है सिटिंग का? हाँ, तो ऐसी इसमें बेसिकली बात करना चाह रहा है कि जो हम किसी जैसे क्रेन को लगाते हैं, जैसे हम सिंपल एक एग्जांपल है, जैसे मिहान में हमने अपनी अंडर फ्लोर व्हील रखने के लिए जब लगा रहे थे उसको, तो वहाँ पे सबसे पहले उसकी प्लेसिंग की, सीटिंग की दिक्कत आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसके साइड में एक नाला जा रहा था उसके पास में से, जिसकी वजह से कि जो उसका आउट रिगर्स थे उनकी प्लेसिंग में बड़ी दिक्कत आ रही थी,
और जिसकी मूवमेंट करे तो क्या कर रहा है वो, जब उसको लोड को उठा लेगा, ठीक है, एक बार उठा लेगा, लेकिन जो उसकी फुल जो हैवीएस्ट लोड है उसको उठा के जिस रेडियस में हमको उसको प्लेस करना है, जितनी दूर हमको ले जाके उसको प्लेस करना है, उसकी कैपेसिटी के ऊपर बात कर रहा है कि उसमें क्या क्या इशू रहेंगे, उसमें उनका ध्यान रखना है कि ताकि हम हर एक मूवमेंट कर सके, किसी के ऊपर से टपाना है। जैसे हमने वहाँ पे बात की मिहान की, तो हमको जो वहाँ पे पूरा वो लगे हुए थे जो राफ्टर जो पूरी सीटिंग थी उसके ऊपर से लेके आया था मशीन को, तो उसमें बड़ी दिक्कत हुई थी उस चीज़ में। तो वही बात कर रहा है कि रेडियस को काउंटर को हमको चेक करना पड़ेगा कि किस वो रेडियस में वाला हमको उसको प्लेस करना है। वो वाला काम तो काफी सेफली हुआ था विद ऑब्जर्वेशन। हाँ हाँ सर, वो हाँ सेफली था सर, बिल्कुल कॉम्पिटेंट पर्सन थे। और वो तो दानिश तो बोला था, मैं तो अपनी हाथों से मशीन को रख देता वहाँ पे। कर दांत से रोप को काट दूंगा और थूक लगा के चिपका दूंगा। चलो सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। सेटिंग्स क्या था? द ड्राइवर हैज, देखो सेटिंग्स में क्या क्या होना चाहिए। देखो सेटिंग्स में तुमको क्या क्या देखना है। द ड्राइवर हैज अ गुड क्लियर व्यू ऑफ ऑल राउंड, इसको पूरा देखना चाहिए। इट इज अ वेल अवे फ्रॉम द एक्सकेवेशन एंड ओवरहेड पावर लाइंस। इट इज ऑन द लेवल ग्राउंड विच कैन टेक द इट इज फुल वेट एंड इट्स लोड। ठीक है, अब मान लो पैकिंग वैकिंग चाहिए नीचे तो कुछ आप डाल सकते हो। देयर आर नो वॉइड सच एज अ ड्रेन्स एंड बेसमेंट्स विच कुड कोलैप्स सडनली। कभी भी नाले वेले, जैसे तू बात करता ना, जैसे धीरज कह रहा था कि नाले पे नाला था बगल में जिससे बहुत दिक्कत आ रही थी, तो ये ये हो गया 2 मेजर्स। अब तीसरा मेजर्स क्या है अपना? स्टेबिलिटी। तो सचिन साहब बताएंगे स्टेबिलिटी के बारे में। सचिन साहब। अगर अनइवन स्टेबिलिटी होगा देन क्या होगा कि कोलैप्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। वेट, जब कोई वेट उठाएगा तो अनइवनली बैलेंस होके क्रेन टॉपल भी हो सकता है। ये तो अगर स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं होगा तो उसके लिफ्टिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। हाँ चलो, अभी तो सुबह बताया साहब ने, तो अभी इसके बारे में स्टेबिलिटी। क्रेन्स कैन बिकम स्टेबल फॉर द सेवरल रीजंस इंक्लूडिंग द ऑपरेटर एरर्स, मूवमेंट ऑफ द लोड, uneven and or sloping ground, wind or a combination of these. Therefore the basic question that need to asking are, अब जब स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो हमको ये 3 चीजें इसके बारे में बात करनी है। क्या क्या है देखो। अब इज द क्रेन ऑन द लेवल बेस। लेवल बेस क्या होता है? समतल। हाँ समतल मतलब सर एक जैसा, मतलब समान, मतलब एक जैसे समान है कि नहीं। उसमें अभी बीच में हमको उसने शंकर ने पॉइंट दिया था ना, लेवल गेज का, है ना? हाँ लेवल गेज का लेवल गेज पॉइंट, कि तुम इसमें लेवल गेज ही नहीं चल रहा तो फिर कैसे होगा। तो वो आर द सेफ SWL आर द corresponding ready known as the considering before any lifting begins. If the crane has capacity of more than 1 ton, does it have the automatic safe load indicators and it is maintained inspected weekly? Are the operators trained and competent? Has the benchmark slingers been trained and give signal to and attach the load correctly? Do the operator and banksman find out the weight and center of the gravity of the load before trying to lift it? Are the result of any examinations and inspections recorded? Does the crane have a current test certificate? ठीक है, तो ये सब आपको क्रेन में के कंट्रोल मेजर्स हैं जो देखने हैं, जो बेसिकली 3 पार्ट्स पे हैं: सिलेक्शन, सेटिंग एंड